नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग में अपना लॉजिकल रीजनिंग संबंधित पार्ट चल रहा था, जिसमें जो पिछला टॉपिक हुआ था वो टॉपिक हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से संबंधित था। यदि किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखे। और दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इन्हें मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कि कथन और पूर्वावधारणा। जो आपकी ये पूर्वावधारणा होती है इसको आप पूर्वानुमान भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूर्वावधारणा ना लिखा हुआ मिलके ये मिल जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि पूर्वावधारणा क्या होती है, कथन क्या होता है, फिर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स आप लोग अच्छे से देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आए, ठीक है। और क्लास को रेगुलर देखना है, बीच बीच में काट के नहीं देखना। रेगुलर देखोगे तो ही आपको क्लास बेटर तरीके से समझ में आएगी। और एक चीज और बता देता हूं, ऐसे इन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन इनमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कथन क्या होता है। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देना कि कथन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बात करूं तो स्टेटमेंट के रूप में जो भी एक्शन लिया जाता है, स्टेटमेंट के यानी कथन के रूप में जो भी एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन दोस्तों आपका क्या हो सकता है। वो एक्शन या तो आपको कोई नोटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई सूचना, नोटिस हो सकता है, यानी कि मैं बोलूं तो क्या हो सकती है, कोई सूचना हो सकती है, ठीक है। सूचना कैसे, जैसे आपके कॉलेज या स्कूल में सूचना जो बोर्ड होता है उस पर लगा हुआ मिल जाए कि कल से सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना है, तो वो क्या एक सूचना है, वो क्या है कि सूचना है। या आपको जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपका कोई सॉफ्टवेयर उसकी कॉपी कोई भी कर लेते हैं, तो आप वहाँ अपने रूम के बाहर कहीं भी एक बोर्ड चिपका देते हो, लिख देते हो कि हमारी अनुमति के बिना सॉफ्टवेयर की कॉपी करना मना है, ठीक है। तो ये क्या है, सूचना है। तो आपके स्टेटमेंट में कोई सूचना आ सकती है या क्या आ सकता है दोस्तों, कोई भी वार्निंग आ सकती है। वार्निंग आ सकती है। वार्निंग का मतलब दोस्तों क्या आ सकती है, कोई चेतावनी। अब बात आती है सर चेतावनी कैसे, तो मैं आपको बताऊं। चेतावनी जैसे आप सिगरेट पीते हो या गुटखा वगैरह जो भी खाते हो, उनके ऊपर लिखा होता है, वो चेतावनी होती है। क्या होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो वो क्या है, एक चेतावनी। तो स्टेटमेंट में कोई चेतावनी आ जाए या ऐसे आ जाए जैसे किसी अध्यापका ने या किसी शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को डांटते हुए या चेतावनी देते हुए कहा कि आप कल तक अपना काम पूरा नहीं करोगे तो मैं आपको दंडित करूंगी। ये क्या है, एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। तो स्टेटमेंट में ये आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है आपके पास में, कोई एडवाइस हो, कोई सलाह, ठीक है, कोई सुझाव आ जाए आपके पास में, ठीक है। या आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर दे दे। ऑर्डर का मतलब जैसे आप दो कि वो पुस्तक यहाँ लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, ये क्या है, ऑर्डर हुआ, ठीक है। ऑर्डर आ सकता है। और क्या आ सकता है दोस्तों, और एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन आ सकता है। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यानी कि कोई विज्ञापन आ जाए आपके पास में स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है दोस्तों। ये आपके स्टेटमेंट के रूप में आपको मिल सकते हैं। एक क्या मिल सकता है आपको, अपील भी आ सकता है, ठीक है। ये भी आपको एक स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में मिल सकते हैं। तो स्टेटमेंट के रूप में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर पूर्वावधारणा क्या होती है, तो ध्यान से समझना। जो भी आपका कथन होता है ना, कथन के जो भी आप बात कहते हो, उस बात के कहने के बाद की जो बात होती है, यानी स्टेटमेंट के बाद की जो बात होती है, वो तो आपका क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है, वो तो आपका निष्कर्ष कहलाता है। लेकिन कथन के पूर्व की बात होती है, कथन में जो बात छुपी होती है, या आपकी स्टेटमेंट के पीछे की जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो क्या कहलाती है, आपका अजम्पशन होता है। वो क्या कहलाता है, आपका अजम्पशन। ध्यान देना अच्छे से, वो क्या होता है, आपका अजम्पशन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अजम्पशन क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ये वाला पार्ट,
ठीक है। अजप्शन क्या होता है, यानी जो भी आपका कथन होगा, जो भी आपकी सूचना होगी, जो चेतावनी होगी, जो अपील होगी, जो भी विज्ञापन होगा, वो आपको देके रखेगा कथन में, ठीक है। उसके बाद की जो भी बात आएगी, यानी उसका जो भी रिजल्ट आएगा, वो तो क्या कहलाएगा आपका कंक्लूजन, मतलब वो तो क्या कहलाता है निष्कर्ष, ठीक है। और आपके स्टेटमेंट के पीछे की जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी, ठीक है, या आपके कथन में जो बात छुपी होती है, जो आपको डायरेक्ट पता नहीं होती, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आपको पता होती है, वो बात क्या कहलाती है, आपका अजप्शन कहलाता है। यानी क्या कहलाती है, वो पूर्व धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्व धारणा या पूर्वानुमान कहलाती है। समझ में आ गया, जो बात आपके कथन में छुपी हुई होती है, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो बात आपको पहले से ही पता होती है, वो बात आपकी क्या कहलाती है, अजप्शन यानी कि पूर्व धारणा कहलाती है। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि सर हमें समझ में नहीं आया कि पूर्वावधारणा होती क्या है, हमें अच्छे से समझाओ। जैसे मैं आपको बोलूं पूर्वावधारणा के बारे में, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कथन बोल रहा हूं, और चेतावनी के रूप में कथन बोल रहा हूं। ध्यान सुनना। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को चेतावनी देते हुए कहती है कि कल तक आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं आपको दंडित करूंगी। ऐसा एक अध्यापिका ने चेतावनी दी, यानी ये आपका स्टेटमेंट है। तो बात आती है कि शिक्षिका ने ऐसा क्यों बोला कि कल तक आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैं आपको दंडित करूंगी, बच्चों को ये बात क्यों बोले। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पूर्वावधारणा क्या है, उसके पीछे पूर्वावधारणा क्या है, ये बात बोलने के पीछे उसकी पूर्वावधारणा ये होगी, मैंने जो शिक्षिका थी उसकी सोच ये है, वो सोचती है कि बच्चों को इस प्रकार से मैं डांट दूंगी, चेतावनी दे दूंगी, तो हो सकता है वो लोग अपना होमवर्क टाइम पे कर ले, ठीक है। ये उसकी पूर्वावधारणा थी। अब आप कहोगे सर जरूरी है क्या वो होमवर्क करें, ना भी करें? तो भाई ये तो बाद की बात हुई, ये स्टेटमेंट कहने के बाद की बात है कि वो होमवर्क करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो कंक्लूजन होता है, वो तो क्या होता है, निष्कर्ष। वहां नहीं जाना आपको, वो तो बाद की बात है। पहले की बात, उसने ये बात बोली क्यों, तो उसने इस रूम में बोली, यानी उसने ये इसलिए बोला, उसे ऐसा लगा कि उनको यदि मैं चेतावनी दूंगी, डांट दूंगी, तो हो सकता है वो लोग अपना कार्य टाइम के अनुसार कर ले। ये हुआ, तो वो क्या हुई, आपकी पूर्वावधारणा हुई, मतलब अजप्शन हुआ। क्लियर। अब नहीं आया तो समझ में एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे ध्यान से समझना दोस्तों, अच्छे से देखना। जैसे मैं बोलूं, जैसे आपका पिताजी बाहर से कहीं आया, बाहर जाके आया है, अंदर आया है, ठीक है, आप जो हो घर में हो, तो आपका पिताजी आते ही मतलब आपको कहता है, क्या कहता है, पिताजी कहता है कि बेटा या बेटी जो भी है, कि बेटा पानी लेकर आओ, बेटा पानी लेकर आओ, ठीक है। तो पिताजी ने ये नहीं कहा कि कितना पानी लेके आना है, 1 गिलास लेके आना है, 2 गिलास लेके आना है, 1 जग लेके आना है, या 1 बाल्टी लेके आनी है। पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। पिताजी ने ओनली इतना कहा कि बेटा पानी लेकर आओ, ठीक है। तो पिताजी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 1 गिलास लाना है, या 1 जग लाना है, या 2 गिलास लाने हैं, या 1 बाल्टी लानी है। पिताजी ने इसलिए नहीं कहा, पिताजी की ऐसी धारणा थी, पूर्व अजप्शन था पिताजी का, कि उनको पता है कितना लेके आना है, कि वो पीने के लिए मंगा रहे हैं तो कितना लेके आना है, ठीक है, उनको पता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। समझ में आया कुछ? तो वो क्या हुआ, एक अजप्शन हुआ। कहीं आप 1 बाल्टी लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है, वो क्या होगा, 1 गिलास पानी लेकर आए, क्योंकि पिताजी पीने के लिए मंगाए होंगे पानी, हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि किस लिए पानी मंगा रहे हैं, लेकिन ये उनकी धारणा थी कि ये चीज़ जो है वो सबको पता होती है। तो जो चीज़ आपको पता होती है वही क्या होता है, आपका एक अजप्शन होता है, वही क्या होती है, आपकी एक पूर्व धारणा होती है। क्लियर हुआ ना? नहीं है समझ में? जैसे दोस्तों अभी तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना नियम लिखवा के, तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप लोग अजप्शन का एक एग्जाम्पल और समझो, ठीक है, यानी पूर्वावधारणा का एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप किसी भी कोचिंग में जाते हो इंक्वायरी के लिए, आपको राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, किसी की भी IAS RAS किसी की भी कोचिंग करनी है, तो आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो आप जो इंक्वायरी देने वाला व्यक्ति होता है उसके पास जाते हो, ठीक, वो आपको इंक्वायरी देता है। क्या क्या इंक्वायरी देता है कि यहाँ पे इतने घंटे क्लास लगेगी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगी, और ये टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको बैग मिलेगा, सब कुछ आपको बता देता है। लेकिन जो इंक्वायरी देने वाला बंदा होता है आपको कभी ये बताता है
कि क्लासरूम में आपको बैठने के लिए चेयर भी मिलेगी, आपको पढ़ाने के लिए क्लासरूम में एक बोर्ड भी रखा हुआ है या वहाँ पे एक मार्कर भी है। ये क्यों नहीं बताता आपको? क्योंकि जो इंक्वायरी देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी पूर्वाधारणा होती है, उसको पता होता है कि ये चीज़ उनको पता है, उनको पता है कि क्लासरूम में बैठेंगे तो बैठने के लिए चेयर भी होगी, बोर्ड भी होगा, सब कुछ होगा। ये क्या हुई? उनकी पूर्वाधारणा हुई या उनकी धारणा हुई। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ना? पूर्वाधारणा क्या होती है? पूर्वाधारणा क्या होती है? आप लोग भी कभी ये नहीं पूछते हो कि क्लासरूम में चेयर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की पूर्वाधारणा यही है। आपको पता होता है कि क्लासरूम में चेयर तो मिलेगी बैठने के लिए, बोर्ड भी होगा, मार्कर भी होगा। तो जो चीज़ आपको पहले से ही अज्यूम है, जो पहले से ही पता है, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? अजम्पशन कहलाता है, पूर्वाधारणा कहलाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि पूर्वाधारणा क्या होती है। क्लियर? एक लास्ट एग्जाम्पल और समझ लो, फिर हम चलेंगे आगे। लास्ट एग्जाम्पल आपका यह है, जैसे जो भारत का एक कृषि मंत्री है, ठीक है, कृषि मंत्री है, उसने कहा, उसने क्या कहा? ध्यान से सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करेंगे, ये कहा। अब भारत का जो कृषि मंत्री उसने क्या कहा कि बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करेंगे। तो आपको ये देखना है कि जो कृषि मंत्री उसने ये बात क्यों कही, ये स्टेटमेंट क्यों कहा, ये कथन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों कहा। तो आपको उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है, उसमें कौन सी बात छुपी हुई है। यानी सीधी सी बात ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ऐसा आपके कथन के पीछे का पार्ट, ठीक है, ऐसा रीजन जो आपके कथन, जो स्टेटमेंट होता है उसकी व्याख्या कर रहा हो, ठीक है, या वैलिड जो भी बात होगी, जो आपकी स्टेटमेंट क्या कर रहे हो, एक व्याख्या कर रहे हो, या वैलिड कोई रीजन हो, ठीक है, जो इसके अंदर छुपा हो, वो क्या होगा? आपका अजम्पशन होगा। जैसे बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करेंगे, ऐसा क्यों कहा उसने? तो ऐसे में आपको क्या करना, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो आपको आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा पता नहीं, भारत में चीनी का उत्पादन कम हो गया हो, इसलिए चीनी कम पड़ रही है, इसलिए आयात करने की बात हो रही है। सही बात है। तो ये क्या आपकी मतलब एक पूर्व धारणा हुई, ये क्या हुआ? एक आपका अजम्पशन हुआ। या आप ऐसे सोच लो, ठीक है, कि भारत में पता नहीं चीनी की मांग अधिक बढ़ जाए, भाई उत्पादन तो हो रहा है लेकिन मांग ज्यादा हो गई तो आयात करना पड़ रहा है, ये भी क्या हुआ? आपका अजम्पशन हुआ। भाई इसके पीछे की जो लॉजिक है वो क्या क्या है वो देखना है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर चीनी उत्पादन के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है, हो सकता है गन्ने का उत्पादन कम हो गया हो, और गन्ने का उत्पादन कम हो गया तो चीनी का उत्पादन कम हो गया, और चीनी का उत्पादन कम हो गया तो आयात करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए पता नहीं शिक्षा मंत्री मतलब कृषि मंत्री ने कहा होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट कम आ रही हो, लाइट कम आने की वजह से मशीनें ना चल रही हो इसलिए उत्पादन कम हो रहा हो, या मजदूरों की संख्या में कमी हो गई हो। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? आपकी अजम्पशन है, वो आपकी पूर्व धारणा है इस स्टेटमेंट के पीछे की। क्लियर हुआ ना? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपका बेटर तरीके से क्लियर हो गया है कि पूर्व धारणा क्या होती है, ठीक है। अब बता रहा हूं सबसे मोस्ट बात जो है वो क्या है। सबसे मोस्ट बात यह है जो आपका अजम्पशन होता है वो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होगा। अजम्पशन जो भी होगा वो क्या होता है? पॉजिटिव। और कंक्लूजन जो निष्कर्ष होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि सर पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता? तो सुनो मैं बता देता हूं पॉजिटिव क्यों होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है, जैसे मैं आपको कहूँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम का। जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम उस वक्त आप क्या सोचकर एग्जाम देने जाते हो? उस समय आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो क्या कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा इसलिए एग्जाम देने जा रहा हूं, ठीक है। कभी आपने एक सेकेंड, कभी आपने ये सोचा है कि एग्जाम में फेल होऊंगा इसलिए मैं एग्जाम देने जा रहा हूं? नहीं, ठीक है। तो आपने यदि तैयारी भी नहीं की है ना तो आप यही सोच के जाओगे पता नहीं मैं पास हो जाऊं, ठीक है, यही सोच के जाओगे।
तो हमेशा जो आपकी पूर्व धारणा होती है वो क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव रहती है। हमेशा कोई भी काम करने से पहले आप नेगेटिव थॉट लेके नहीं करते हो काम, हमेशा पॉजिटिव सोच रख के वो काम करते हो, ठीक है। तो वही क्या है, आपकी पूर्व धारणा। जैसे दूसरी बात मैं समझाऊं आपको, जैसे दोस्तों आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ध्यान समझना। जैसे आप रोड क्रॉस करना चाहते हो, गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, ठीक है। रोड क्रॉस करना चाह रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, तो क्रॉस कर रहे हो उस टाइम आप ये सोच के क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी आएगी तब तक मैं रोड क्रॉस कर लूंगा, ये सोच के। आपने कभी ये सोच के रोड क्रॉस किया है कि गाड़ी आ जाएगी, मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा और क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचा ना, तो ये गलत है। समझ में आया ना। तो आपका जो भी एजम्पशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ये एक रूल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव आपका एजम्पशन आता है तो आप उसे गलत कर सकते हो, मतलब वो आपका अंतर्निहित नहीं होगा। हाँ, एक मोस्ट बात समझो, यहाँ पे जो आपके आंसर होंगे वो कैसे आएंगे एजम्पशन में, कथन फर्स्ट अंतर्निहित है या इम्प्लिसिट है, कथन सेकंड इम्प्लिसिट है या अंतर्निहित है, ऐसे आता है। इसमें सही गलत नहीं आता कि पहला गलत है दूसरा सही है, ऐसा कुछ नहीं आता। इसमें ऐसे आता है कि पहला कथन अंतर्निहित है या दूसरा कथन अंतर्निहित है या दोनों अंतर्निहित है या दोनों अंतर्निहित नहीं है, ऐसे आते हैं ऑप्शन। क्लियर हुआ ना। चलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका जो आपके मतलब कुछ रूल्स बता देता हूं कि जो आपकी पूर्वधारणा होती है उनको पहचानने के कुछ रूल्स बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ तो दोस्तों ध्यान देना, ये अपने कुछ रूल्स हैं पूर्वधारणा जो होती हैं उनको पहचानने के लिए, ठीक है। पूर्वधारणा अपनी जो भी है उनको पहचानने के लिए कुछ रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ध्यान देना, ठीक है। पहला रूल्स क्या है आपका, यदि आपका कोई विज्ञापन आ रहा है, ठीक है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के रूप में कोई स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कोई विज्ञापन के रूप में आपकी कोई पूर्वधारणा आ रही है, ठीक है, तो वो आपकी पूर्वधारणा के रूप में क्या होगी दोस्तों, मान्य होगी। ये ध्यान रखना, क्या होगी, वो पूर्वधारणा के रूप में मान्य होती है। कैसे, आप कहो कि सर कैसे मान्य होगी, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, एक बार ये देख लो वैसे ही, ठीक है। जैसे आपके कोई सरकारी आदेश आ रहा है, सरकारी आदेश है या सरकारी कोई सूचना है या कोर्ट के कोई फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी है, और मनोवैज्ञानिक कोई विचारधारा है, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, पूर्वधारणा के रूप में मान्य होती है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कोई विचारधारा है, वो आपकी पूर्वधारणा के रूप में क्या होते हैं दोस्तों, मान्य होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत कोई विचारधारा है तो वो भी क्या होगी दोस्तों आपकी, यानी पर्सनल कोई ओपिनियन है वो भी क्या होगा आपका पूर्वधारणा के रूप में मान्य होगा, ठीक है। आगे बात करूं तो दोस्तों ये मोस्ट है, ये क्या आपका मोस्ट, चिपका लो इसको, ये मोस्ट है आपका, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट क्यों है, आपको किसी भी स्टेटमेंट में आपको क्या मतलब किसी भी पूर्वधारणा में आपको ये सब दिख जाते हैं, केवल, सभी, प्रत्येक, कोई नहीं, ये शब्द आपको किसी भी पूर्वधारणा में दिखे तो ये दोस्तों पूर्वधारणा मतलब, तो वो पूर्वधारणा इम्प्लिसिट नहीं होगी, ठीक है, पूर्वधारणा नहीं होगी, मतलब वो एक इम्प्लिसिट नहीं होगी, वो गलत है, ठीक है। किसी भी आपको पूर्वधारणा में ये सब दिखे तो ऐसे मान लेना वो पूर्वधारणा क्या है, गलत है, मतलब वो इम्प्लिसिट नहीं होगी, अंतर्निहित नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करता हूं मैं, पांचवा जो नियम वो क्या कह रहा है, यदि पूर्वधारणा में भूत की यानी पास्ट की और फ्यूचर की बात की जाती है पूर्वधारणा में, तो दोस्तों वो पूर्वधारणा भी आपकी इम्प्लिसिट नहीं होगी, यानी कि मान्य नहीं होगी, वो गलत होगी। किसी भी पूर्वधारणा में आपको लगे कि उसमें भूतकाल की या भविष्यकाल की बात हो रही है तो उसको क्या कर देना, आप गलत कर देना, ठीक है दोस्तों, वो इम्प्लिसिट नहीं होगी, मतलब अंतर्निहित नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं बात करूं, लास्ट आपका जो नियम है, ये वेरी मोस्ट नियम है ये भी, कि आपकी जो पूर्वधारणा होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव पूर्वधारणा भी मान्य नहीं होती, यानी नेगेटिव जो पूर्वधारणा होती है वो भी इम्प्लिसिट नहीं होती हैं, अंतर्निहित नहीं होती हैं, ध्यान रखना, ये मोस्ट नियम है। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपकी नेगेटिव पूर्वधारणा कभी भी अंतर्निहित नहीं होगी, इम्प्लिसिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ रूल्स थे, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो और इनको अच्छे से देखो। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं, अच्छे से देखना, पहला एग्जाम्पल जो भी आपका है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से पढ़ो इसे क्या कह रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन सी पूर्वधारणा अंतर्निहित है और कौन सी नहीं है, यानी कौन सी इम्प्लिसिट है और कौन सी इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक है दोस्तों।
चलो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसको मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए। आप हर जगह शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो, ठीक है। और किसी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी क्लास होंगी उन सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट जो आपका कथन है उसमें कथन ये कह रहा है, एक माँ की चेतावनी अपने बच्चों को, क्या कह रही है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, ठीक है। एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी देती है, ठीक है। ये चेतावनी हो गई, यानी वार्निंग हो गई। तो इसमें पहली जो आपका अजम्पशन है, पहली जो पूर्व धारणा है वो क्या है। पहली पूर्व धारणा यह है, सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। सभी बच्चे क्या आ रहा है, ओल वर्ड आ रहा है दोस्तों, ध्यान समझना। सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं, ओल वर्ड मैंने अभी बताया था निर्देशों में, ठीक है। जो कुछ रूल्स बताए थे उन्होंने बताया था कि जहां भी आपको सभी शब्द मिले वो आपकी पूर्वधारणा होगी, वो इम्प्लिसिट नहीं होती है, वो क्या होगी, गलत होगी दोस्तों, वो अंतर्निहित नहीं होती, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, सभी की वजह से गलत। दूसरा देखो, माँ ने ये बात क्यों कही, माँ ने ये बात क्यों कही कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी। क्यों कहा उसने, इसलिए कहा होगा, उसको लगता है कि मैं यदि उसे चेतावनी दे दूंगी, उसे डांट दूंगी तो हो सकता है वो मुझे परेशान ना करे। सही बात है, ये ऐसे उस माँ की क्या थी, थॉट प्रोसेस थी ये कथन बोलने के पीछे, ठीक है। तभी उसने ये बात बोली, उसको महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मैं उसे ऐसे डांट दूंगी, उसे बोल दूंगी कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी। तो ये बात बोलने के पीछे उसका जो रीजन था वो ये था, वैलिड रीजन, उसको ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ कि उसको डांट देने की वजह से हो सकता है वो मुझे परेशान ना करे। तो दूसरी आपकी पूर्वधारणा यही है कि चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सही बात है, ये उस माँ की क्या थी, एक पूर्वधारणा थी, ठीक है। ये उसकी एक थॉट प्रोसेस थी। तो ये वाला जो आपका पूर्वधारणा है वो इम्प्लिसिट करता है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो ये आपका नहीं करता इम्प्लिसिट, ये गलत है, ये आपका क्या है, सही है। मुझे उम्मीद है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना अच्छे से। हाँ तो दोस्तों ये देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है, ये भी चेतावनी का है। एक बस में एक चेतावनी लिखी हुई, उसमें क्या लिखा हुआ है, चेतावनी में एक वार्निंग है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि बस के दरवाजे के बाहर की ओर झुके नहीं, ठीक है। इन्हें चलती बस में लोग दरवाजे के ऊपर जाके बाहर की ओर झुकते हैं, तो उसके लिए एक वार्निंग लिख रखा है कि बस के दरवाजे के बाहर की ओर झुके नहीं, ठीक है। तो ये वार्निंग उन्होंने क्यों लिखी है, ठीक है, जो भी अपने मतलब बस के जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने वार्निंग लिखी है वहां पे, तो ये क्यों लिखी है, उनको क्या फील हुआ होगा, किस वजह से उन्होंने ये बात बोली, ठीक है। ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करो कि उन्होंने ये बात क्यों बोली होगी। उन्होंने ये बात इसलिए बोली होगी, इसलिए वहाँ एक वार्निंग लिख रखी है, लिखा हुआ है वार्निंग के रूम में कि कोई भी बस के दरवाजे के बाहर की ओर झुकेगा नहीं, ठीक है। उनको ऐसा फील हुआ कि वार्निंग देने की वजह से वो लोग हो सकता है बाहर की ओर ना झुके, ठीक है, हो सकता है बाहर की ओर ना झुके। तो सुनो, पहला जो इसमें आपका पूर्वधारणा है वो क्या है, पहला जो अजम्पशन है वो क्या है, एक चलती बस से बाहर निकलना खतरनाक है। सही है भाई, उन्होंने तभी तो वार्निंग लिख रखी है वहां पे, तभी तो वार्निंग लिखी हुई है, ठीक है। वार्निंग क्यों लिखी है कि बस के बाहर यदि आप झुकोगे, ठीक है, दरवाजे के बाहर झुकोगे तो हो सकता है आप बाहर की तरफ गिर जाओ, ठीक है, कुछ बार बराबर में कुछ साइड में कुछ आ जाए, आपकी उससे लग जाए, ठीक है। तो मतलब बाहर की ओर झुकना एक खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक चेतावनी दी है। तो पहला जो आपका अजम्पशन है वो इम्प्लिसिट करता है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं तो बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ये नेगेटिव, नहीं देते हैं, नो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, नहीं वाला जो पार्ट होता है वो आपका इम्प्लिसिट नहीं करता है, मतलब वो अजम्पशन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों उसमें ओनली फर्स्ट सही है, फर्स्ट इम्प्लिसिट करता है, फर्स्ट अंतर्निहित है, सेकंड नहीं है दोस्तों, क्लियर।
चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ध्यान दो, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो दोस्तों, जो अपना अगला स्टेटमेंट है उसमें यह कहा जा रहा है कि चक्रवातीय तूफानों में सागर तटों के प्रभावित होने को, यानी चक्रवाती तूफानों में सागर के तटों पर जो भी अपने मतलब रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में, यानी सागर तट वाले जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना निर्णय लिया है। बेतार संचार प्रणाली का मतलब समझते हो, जो वहां पे तार संचार प्रणाली थी, ठीक है, एक तार के द्वारा संचार होते थे, मतलब बातचीत होते थे, ठीक है, बातचीत होती है लोगों से दूर विदेश बाहर जो भी है वहां पे, ठीक है। तो वो क्या हो गई, चक्रवातों के कारण प्रभावित हो गई तो उन्होंने क्या किया, मतलब जिला प्रशासन ने क्या निर्णय लिया कि वहां पे बेतार संचार प्रणाली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। तो दोस्तों ऐसा सरकार ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो पहली जो पूर्वधारणा वो क्या है, ये है कि चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो जाती है। सही बात है भाई, चक्रवातीय तूफानों के कारण क्या होता है, जो दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, भंग हो जाती है। तभी तो उन्होंने तार संचार प्रणाली के स्थान पे बेतार संचार प्रणाली की स्थापना निर्णय लिया है। मतलब ये आपका फर्स्ट इम्प्लिसिट करता है, अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है भाई। भंग होती है तभी तो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया होगा कि वहां पे बेतार संचार प्रणाली की व्यवस्था की जाए। यदि वो भंग ही नहीं होती तो बताओ वो निर्णय क्यों लेते, भंग हो गई ना, इसलिए तो निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, तो पहली आपकी क्या करती है, इसमें इंप्लिसिट करती है। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आपात को सहने में सक्षम होता है। सही बात है भाई वो जिला प्रशासन ये कह रहा है कि वहां पे बेतार संचार प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। तो बेतार संचार प्रणाली, इसका मतलब जो बेतार संचार प्रणाली है वो चक्रवाती तूफानों से प्रभावित नहीं होती है, तभी तो उन्होंने उस प्रणाली की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि वो भी प्रभावित होती तो उसने वो व्यवस्था करने के लिए कहते ही क्यों। ठीक है, इसका मतलब उसकी पूर्वधारणा वो क्या है, उन्होंने सोचा कि बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों से प्रभावित नहीं होगी, ऐसा सोचकर ही तो उन्होंने ये व्यवस्था करने के लिए बोला होगा। इसका मतलब जो दूसरी अवधारणा है वो भी क्या आपकी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी इंप्लिसिट करती है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हर जगह आप खुद की अवधारणा मत देखा करो कि आपकी अवधारणा क्या है। जो स्टेटमेंट, जो स्पीकर कह रहा है, जो कर्ता ये बात कह रहा है, जो स्पीकर ये बात कह रहा है, जो भी स्टेटमेंट जो स्पीकर कहेगा उसकी पूर्वाधारणा क्या है, उसने ये बात क्या सोचकर बोली होगी, क्यों बोली होगी, या क्यों ये बात लिखी होगी, उसको ध्यान रखना है, उसके बारे में सोचना है आपको। ठीक है, तो आप जो वैलिड रीजन ढूंढोगे, जो आपकी स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा होगा, वो रीजन क्या होगा, आपका एक अवधारणा, एक अजम्पशन होगा। क्लियर, समझ में आया ना दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, जो आपको नजर आ रहा है, अच्छे से देखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने क्या कर दिया, एक अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण वितरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करवा लें। यानी राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी, जो भी अपने कोचिंग संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनको बोला गया है कि आपके पास जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, और उनका परिचय और आपके पास जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं वहाँ पे, ठीक है, आपकी शुल्क मतलब फीस के वगैरह में जो भी डिटेल्स है वो उन सभी का विवरण के साथ आप लोग शीघ्र अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवा ले, पंजीकरण करवा ले। ठीक है, तो सरकार मतलब राज्य सरकार ने ये अधिसूचना क्यों जारी की है, क्यों जारी की, या राज्य सरकार ने अधिसूचना जो जारी की है वो किस मकसद से की है, उनकी जो ये बात बोलने के पीछे या ये सूचना जारी नहीं करने के पीछे उनकी जो थॉट प्रोसेस रही होगी वो क्या रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो आपका अजम्पशन है वो क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या रही होगी, अपने आप से क्वेश्चन करो कि उन्होंने ये अधिसूचना जारी जो की है वो क्या सोच रही है, अपने आप से क्यों की है। ठीक है, तो सुनो, पहला है वे कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है, ठीक है, को बंद किया जा सकता है। भाई सही बात है, सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है कि जो भी कोचिंग संस्थान है
वो अपने टीचरों का विवरण दे, टीचरों के बारे में बताएं, अपनी आधारभूत जो कोचिंग की सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएं, शुल्क जो फीस है उसके बारे में आप विवरण दें और अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने इसलिए ये अधिसूचना जो जारी की ये सोच के की होगी, ठीक है, कि यदि किसी कोचिंग में टीचर्स नहीं है, वहां फीस ली जा रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो हम उन कोचिंगों को बंद कर देंगे। ठीक है, यदि किसी कोचिंग में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, टीचर्स भी कोई नहीं है, फीस का भी अच्छे से कोई मतलब पता नहीं क्या है, ठीक है, तो वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खराब है, तो इसलिए उन कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। तो ये सोचकर ही तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की होगी। इसका मतलब पहला जो आपका अजम्पशन था वो इम्प्लिसिट करता है, वो अंतर्निहित है, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लियर? अब मैं बात करता हूं जो सेकंड अजम्पशन है वो आपको नजर आ रहा है, क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि सभी कोचिंग संस्थान उसके बाद सभी विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। सभी कोचिंग संस्थान इसके बाद सभी विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑल वर्ड आ रहा है, मैंने बताया था अभी निर्देशों में, ठीक है, कुछ रूल्स बताए थे, वहां पे मैंने आपको कहा था कि आपका ऑल सभी शब्द आए वो क्या होता है, गलत होता है। सॉरी, सेकंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो सेकंड वाला जो था आपका क्या है, ऑल शब्द आ रहा है, इसलिए क्या है दोस्तों वो आपका गलत है, क्योंकि ऑल वर्ड आए वहां पे आपका अजम्पशन सही नहीं होता है। क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, इम्प्लिसिट नहीं करता। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो इसे। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूं क्या कह रहा है। यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। यानी अगला जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत में जब चीनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हम लोग चीनी का आयात कर रहे हैं विदेशों से, बाहर से आयात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बात क्यों बोली गई? इसका जो अजम्पशन वो क्या क्या हो सकता है? उसका अजम्पशन ये हो सकता है कि भारत में पता नहीं मांग अधिक हो, ठीक है, या उत्पादन तो हो ही रहा है क्योंकि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उत्पादन तो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पढ़ते हैं, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे। बिल्कुल सही बात है, मांग बढ़ रही है इसीलिए तो आयात करना पड़ रहा है, फैक्ट्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, फिर भी हम लोग चीनी आयात कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका मतलब वो फैक्ट्रियां जो खोली गई हैं वो भारत में चीनी की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, इतना उत्पादन नहीं कर पा रही वो कि भारत में मतलब उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो पहला जो आपका अजम्पशन है वो बिल्कुल इम्प्लिसिट करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करता हूं मैं दोस्तों, सेकंड की बात करता हूं, जल्दी से देखो सेकंड क्या कह रहा है, चीनी की मांग में भविष्य में काफी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? भविष्य की, फ्यूचर की। मैंने बताया था जहां भी पास्ट और फ्यूचर की बात हो वो आपका अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं करता है, वो क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बेटर तरीके से क्लास समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो, आएगी दिक्कत, क्यों आएगी? क्योंकि आप ये टॉपिक जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित वो बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए आपको समझ में कम आता है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे समझ में ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके इस पे कमांड बनने वाले दोस्तों। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अच्छे से देखो। कह रहा है अगला स्टेटमेंट, आरबीआई जो गवर्नर है उसका स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, हम मानते हैं कि रुपए के मूल्य में पहले से जो समायोजन हो चुका है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि हम मानते हैं कि रुपए के मूल्य में पहले से जो समायोजन हो चुका है वह पर्याप्त है, रुपए को अब और कमजोर करने के लिए कोई आधार नहीं है। आरबीआई गवर्नर, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि रुपए का जो मूल्य था उसमें पहले से हमने जो कमी या वृद्धि जो की है उससे अधिक मतलब अब और कम करने का, रुपए अब और कमजोर करने के लिए, मतलब रुपए का मूल्य और कम करने का कोई आधार ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने क्यों बोली ये आप सोचो, उन्होंने ये बात क्यों बोली है, ठीक है, उसकी पूर्व धारणा क्या है? तो उनकी पूर्व धारणा एक तो ये हो सकती है कि पता नहीं रुपए का जो मूल्य है एक स्तर हो, एक पॉइंट हो, फिक्स कर रखा हो कि उस पॉइंट से नीचे हम लोग रुपए का मूल्य नहीं गिरा सकते, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि उसका स्तर हो एक के मतलब फिक्स किया हुआ हो, उससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते,
ठीक है। दूसरी बात, रुपए के मूल्य में कमी होगी हो, तभी तो ये कहा है कि रुपए के मूल्य में जो कमजोरी हुई है, जो कमी की है, कमजोरी करने के लिए कोई आधार नहीं है। ठीक है, इन्हें पहले से समायोजन कर दिया, पहले से रुपए का मूल्य गिरा दिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले गिर चुका है, अब और नहीं गिर पाएगा। तो पहला देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है रुपए का मूल्य हाल ही में कम हो गया है। सही बात है भाई, आरबीआई गवर्नर ने जब ये बात बोली है कि अब और नहीं गिरा सकते, इसका मतलब पहले गिर चुका है, कि अब और नहीं गिरा सकते, इसका मतलब अब और कमजोर नहीं कर सकते उसका आधार। ठीक है, इसका मतलब पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या आपका अजम्पशन है, ये एक पूर्वधारणा है जो इम्प्लिसिट करती है। सेकंड की बात करो, सेकंड कह रहा है एक निश्चित स्तर के बाद मुद्राएं गिरती नहीं है। ये भी सही बात है भाई, वो कह रहा है ना, स्टेटमेंट में कह रहा है कि अब और कमजोर करने के लिए कोई आधार नहीं है, रुपए को अब और कमजोर करने का कोई आधार नहीं बचा। मतलब लास्ट जो स्टेज होता है ना, वहां तक हम लेके आ गए रुपए का मूल्य, वहां तक लास्ट जो स्टेज था यहाँ, वहां तक लेके आ गए, अब इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, ऐसा उसने कहा। इसका मतलब सही है, एक निश्चित स्तर के बाद मुद्राएं गिरती नहीं है भाई, ये लास्ट स्तर है, इसके बाद में क्या गिरेगी, इसके बाद में कुछ नहीं है गिरने के लिए। इसका मतलब सेकंड जो आपका अजम्पशन है वो भी इम्प्लिसिट करता है, ये भी आपका निकलता है, ये भी आपकी अंतर्निहित है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो क्लास को रिपीट करना। अब मैं लेता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो दोस्तों, अगला जो स्टेटमेंट है आपको ये कह रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने सभी कॉलेजों को, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है। मतलब कॉलेज प्रशासन ने क्या किया है कि कॉलेज जो मतलब क्या था, परिसर था, उसमें सभी विद्यार्थियों को फोन का उपयोग ना करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये निर्देश क्यों दिया होगा, कॉलेज प्रशासन ने निर्देश क्यों दिया, पता आपको? सोचो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि उन्होंने निर्देश क्यों दिया कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा निर्देश क्यों दिया? उसकी पूछिए उसकी क्या पूर्वधारणा थी, क्या अजम्पशन था। तो पहला पढ़ते हैं, पहला पढ़ो, पहला क्या कह रहा है, छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करना बंद कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये उनकी एक पूर्वधारणा थी, उनका एक मतलब पूर्व थॉट थी, जो आपने उसने स्टेटमेंट बोला है ना, कॉलेज परिसर प्रशासन ये कहा कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात बोलने से पहले उनके मन में विचार आया होगा कि हम लोग ये बात बोलेंगे तो हो सकता है वो लोग फोन का प्रयोग नहीं करें कॉलेज परिसर में। ठीक है, उन्होंने ये सोचा होगा ना, ये बात बोलने से पहले सोचा होगा कि हम लोग ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है वो लोग प्रयोग ना करें। इसका मतलब उनको लगा, फील हुआ कि हम लोग ये बात बोल देंगे तो वो फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब पहला जो अजम्पशन है वो बिल्कुल इम्प्लिसिट करता है, वो बिल्कुल अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करो जल्दी से, सेकंड की बात करो दोस्तों, छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग जारी रख सकते हैं, ये बात गलत है भाई। कोई भी आप मतलब वो तो ये सोच के ही तो बोले होंगे स्टेटमेंट कि वो प्रयोग नहीं करेंगे, ये बोल रहा है कि प्रयोग करेंगे। अरे भाई, कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है कि कोई भी छात्र सेल फोन का प्रयोग नहीं करेगा, तो उन्होंने उससे पहले ये थोड़ी सोचा होगा कि बोलने के बाद वो प्रयोग ज़्यादा करेंगे, नहीं। इसका मतलब सेकंड जो आपका इम्प्लिसिट नहीं करता है, ये अंतर्निहित नहीं है, मतलब ये कि आपका गलत है। ओनली फर्स्ट आपका अजम्पशन जो है बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। क्लियर हुआ ना दोस्तों? उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है, यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से बढ़ता रहा, यदि जल प्रदूषण है वो वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो जलीय पादपों के लिए ऑक्सीजन अणु मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्यों कही गई है कि जल प्रदूषण वर्तमान दर से बढ़ता रहा ना, तो जलीय जो जीव है, जलीय जो पादप है, उनको ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इसमें अजम्पशन है, पहली जो पूर्व धारणा है वो क्या है, पहली यह है कि जल प्रदूषण जल पादपों की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अरे भाई, जल प्रदूषण बढ़ता रहा तो जलीय पादपों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो बताओ, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने ये बात बोलने से पहले ये सोचा होगा कि उनको क्या होगा, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो पादपों की वृद्धि में क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, या जीवों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मतलब ये क्या आपका बिल्कुल इम्प्लिसिट करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड की मैं बात करता हूँ, सेकंड क्या कह रहा है बताओ जल्दी से, जल प्रदूषण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटाता है। सही बात है भाई, जल
खुद स्टेटमेंट कह रहा है ना भाई, जल प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऑक्सीजन का अणु मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को घटा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो मतलब सेकंड भी इसमें क्या करता है दोस्तों, इम्प्लिसिट करता है। सेकंड भी आपका सही है, सेकंड भी अंतर्निहित है कथन में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों जो अगला स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके जो भी एजप्शन कौन सा इम्प्लिसिट करता है, कौन सा इम्प्लिसिट नहीं करता, कौन सा अंतर्निहित है और कौन सा अंतर्निहित नहीं है, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सब लोग बताना। और एक चीज और बताना, क्लास कैसे लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है दोस्तों, मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखेगा। थैंक यू दोस्तों और धन्यवाद मेरे दोस्तों। क्लियर।